हेलो हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारे शेड्यूल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल के साथ। और एंड में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी इनको याद करने की। ठीक है, तो शेड्यूल्स क्या होते हैं? शेड्यूल्स के अंदर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कुछ नहीं लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम कहाँ पे ऐड कर रही हैं इन द शेड्यूल्स। द थिंग्स दैट वर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर इंक्लूडेड इन द शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी कितने शेड्यूल्स हैं? स्टार्टिंग में हमारे पास 8 शेड्यूल्स थे, अब कितने हैं टोटल? 12 शेड्यूल्स हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या लिखा है? सॉरी, नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज और टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। हमारी जो इंडिया है, इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं एट प्रेजेंट और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। इनके बारे में उनके नेम्स वगैरह सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। अगर न्यू स्टेट को हम ऐड करेंगे, कोई न्यू स्टेट मतलब एक स्टेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके न्यू स्टेट क्रिएट करेंगे या यूटी क्रिएट करेंगे, तो वो सब कुछ पहले हमें किस में लिखना होगा? फर्स्ट शेड्यूल में लिखना होगा। तो हमारे जो इंडिया के बारे में सारी उसकी टेरिटरी के बारे में जितने भी एरियाज़ के नेम्स वगैरह हैं, वो सब कहाँ लिखे हैं? हमने फर्स्ट शेड्यूल के अंदर लिखे हैं। सेकेंड शेड्यूल के अंदर हमारे पास जितनी भी पोजीशंस हैं, कुछ पोजीशंस हैं मतलब उनके जो भत्ते हैं, उनके जो प्रिविलेजेस हैं और जो उनकी सैलरीज़ हैं, उनके बारे में हमने कहाँ लिखा है? सेकंड शेड्यूल के अंदर लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, शेड्यूल्स के अंदर। तो इसके अंदर प्रेसिडेंट को डिफ़ाइन किया गया है, प्रेसिडेंट की सैलरी, उसके प्रिविलेजेस और उसके भत्ते। और गवर्नर के बारे में भी बताया गया है। लोकसभा के जो स्पीकर है और डिप्टी स्पीकर है, उनके बारे में भी बताया गया है। और राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ स्टेट्स के बारे में, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ है उनके बारे में, और जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन हैं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के हैं। देखिए हमारे पास कुछ हमारे इंडिया में 6 स्टेट्स ऐसी स्टेट्स हैं, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो वो कौन से स्टेट्स हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड यूपी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। तो इनके चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में भी किस में लिखा है? इस शेड्यूल में लिखा है। और हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात क्या है कि पीएम के बारे में, अटॉर्नी जनरल के बारे में और इलेक्शन कमिश्नर के बारे में और फाइनेंस कमीशन के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि इनके लिए तो अलग से सेपरेट आर्टिकल्स बने हुए हैं जिनके अंदर इनकी सैलरी वगैरह डिफाइंड है। अब जिनकी सैलरी उन आर्टिकल्स में डिफाइंड नहीं है, तो उनकी जो सैलरीज डिफाइन करने के लिए हमने शेड्यूल का सहारा लिया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ पोजीशंस हैं जिनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान से याद करना है। उसके बाद अफर्मेशन एंड ओथ्स। अब जब कोई एमएलए और एमपी बनते हैं तो वो संविधान की शपथ लेते हैं। शपथ मतलब ओथ लेते हैं। और वो ओथ यहाँ पे किन किन लोगों के लिए डिफाइन की गई है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, जो एमपीज जीतते हैं और बाद में वो यूनियन मिनिस्टर भी बनते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं, तो उनके लिए जो ओथ है वो यहाँ पे डिफाइन की गई है। सुप्रीम कोर्ट के जज की ओथ और हाई कोर्ट के जज की ओथ भी यहाँ पे डिफाइन की है। स्टेट मिनिस्टर और एमएलएज, इनके लिए भी यहाँ पे ओथ डिफाइन की गई है। सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो हमारे देश का अकाउंटेंट है, सबसे बड़ा अकाउंटेंट, उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है। देखिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड अटॉर्नी जनरल यहाँ नहीं लिखा है, बिकॉज अटॉर्नी जनरल तो एक प्राइवेट प्रैक्टिस, ये हमारे कैबिनेट के अंदर या हमारी ऑफिशियल्स के अंदर इंक्लूड नहीं करते हम इसको, बिकॉज ये अपनी पोजीशन पर रहते हुए प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, इनके लिए अलग से ओथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है। और जो पीएम है वो वही ओथ लेता है जो एमपीज लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पीएम भी नहीं लिखा हुआ है। फोर्थ शेड्यूल के अंदर ये लिखा गया है कि राज्यसभा के अंदर कौन सी स्टेट से कितने कितने एमपीज आएंगे। जैसे हरियाणा से 5 एमपीज जाते हैं, तो ये सब कुछ यहाँ कौन सी स्टेट से कितने कितने एमपीज आएंगे वो कहाँ लिखा है? फोर्थ शेड्यूल के अंदर लिखा गया है। टोटल यहाँ पे कितनी सीट्स रहती हैं राज्यसभा में? 250
सीट्स रहती हैं। शेड्यूल्ड एरियाज़ एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ऐसे एरियाज़ जो पिछड़े एरियाज़ हैं, वहाँ के लिए जो गवर्नमेंट है वो उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न्स रखती है, ताकि वहाँ पे जो लोगों की अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। तो उनके लिए जो स्पेशल प्रोविज़न्स लिखे गए हैं वो कहाँ लिखे गए हैं, 5th शेड्यूल के अंदर। अब कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं, कुछ ऐसे ट्राइबल एरियाज़ हैं जिनके लिए और भी अलग से प्रोविज़न्स लेने पड़ते हैं। तो वो कौन सी स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। ठीक है, ये 4 स्टेट्स हैं, अदर स्टेट्स हैं ये। तो आप यहाँ पे ओ याद रखें, कुछ अदर स्टेट्स हैं ट्राइबल वाली, जिनके बारे में कहाँ लिखा है, 6th शेड्यूल में लिखा है। 7th शेड्यूल के अंदर हमने इंडिया के अंदर कैसे कैसे पावर्स को स्टेट्स एंड यूनियन के बीच में डिफाइन किया है वो लिखा है। मतलब इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर हमने कहाँ डिफाइन किया है, 7th शेड्यूल के अंदर डिफाइन किया है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप देखिए कि हमारे पास टोटल कितनी लिस्ट हैं, 3 लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन स्टेट के मुद्दों पे कौन डिस्कस करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट के मुद्दों पे कौन डिस्कस करता है, स्टेट गवर्नमेंट। और कॉन्करेंट पे दोनों ही गवर्नमेंट्स आपस में डिस्कस करके डिसीजन लेती हैं। स्टार्टिंग में जब 1950 में संविधान बना था तब यहाँ पे 97 थे, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पे कितनी टॉपिक्स हैं, 100 टॉपिक्स हैं। और इसमें स्टेट लिस्ट में 66 थे, अब यहाँ पे क्या कितने हैं, 61 है। मतलब हमने 5 को कम कर दिया है। और ये 5 हमने किस में ऐड कर दिए हैं, इन द कंकरेंट लिस्ट। इसमें शुरुआत में 47 थे, अब कितने हैं, 52 हैं। और ये हमने कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू किया, बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि कब हुआ था, 1976 में। उस टाइम हमारे देश की जो पीएम थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी, आप सभी को पता है। और ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, बिकॉज इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 1/3 हिस्सा चेंज करके रख दिया था। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद करनी है कि ये जो 5 मैटर कंकरेंट लिस्ट के अंदर ऐड किए हमने, वो कौन कौन से थे, एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। तो ये 5 टॉपिक्स आपको ज़रूर याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद यूनियन लिस्ट के अंदर हमारे पास कौन कौन से मैटर्स आते हैं, जैसे मान लो आरबीआई के ऊपर कुछ भी बनाना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर हमारी फॉरेन अफेयर्स के ऊपर कोई पॉलिसी बनानी है, रेलवेज़, पोर्ट्स, हाईवेज़, कम्युनिकेशन, यूएनओ के बारे में हमने कुछ पॉलिसी बनानी है, या फिर डिफेंस के बारे में, आर्मी, मिलिट्री आर्मी, नेवी के बारे में कुछ भी नई पॉलिसी बनानी है, हम इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में कुछ भी नई पॉलिसी बनाना चाहते हैं, तो उन टॉपिक्स पे कौन काम करेगा, यूनियन लिस्ट। लेकिन अगर एग्रीकल्चर का मैटर है, हॉस्पिटल्स का मैटर है, और हेल्थ एंड सैनिटेशन के ऊपर बात होगी, पुलिस के ऊपर बात होगी, ठीक है, एमएलएस की सैलरी के ऊपर बात होगी, तब हम कौन सी लिस्ट में कंसीडर करते हैं, उसको स्टेट लिस्ट में कंसीडर करते हैं, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट में हमारे पास ये 5 टॉपिक्स हैं जो नए ऐड हुए हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी भी किस में आएगा, कंकरेंट लिस्ट के अंदर आएगा, ठीक है। तो उसके अलावा भी हमारे पास एक और लिस्ट बचती है, वो कौन सी है, रेजिड्यूरी पावर्स हैं। लिस्ट नहीं है, एक रेजिड्यूरी पावर है। जो टॉपिक इन तीनों लिस्ट के अंदर नहीं है वो कहाँ पे लिखे जाएंगे, रेजिड्यूरी पावर्स के अंदर है। और इसको बाय डिफ़ॉल्ट कौन हैंडल करता है, यूनियन गवर्नमेंट हैंडल करती है। और ये कहाँ लिखा गया है, आर्टिकल 248 के अंदर लिखा गया है। इसके अंदर जितने भी साइबर आईटी से रिलेटेड कोई भी कानून बनाना है, साइबर लॉ, ठीक है, तो वो किस में आएगा, इसके अंदर आएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई कानून बनाना है, कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, तो वो सब कुछ किस में आएगा, रेजिड्यूरी पावर्स के बीच में आएगा। अब उसके बाद है हमारे पास 8th शेड्यूल। इसके बारे में आप सभी को पता ही होगा। ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारे देश की कितनी है, 22 लैंग्वेजेस है। हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, कितनी है, 22 हैं। स्टार्टिंग में कितनी थी, 14 लैंग्वेजेस थी। कितनी लैंग्वेजेस थी, 14 लैंग्वेजेस थी, लेकिन उसके पंजाबी भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1967 के अंदर, उसमें एक नई भाषा जोड़ दी, कौन सी, सिंधी। सिंधी को जोड़ दिया। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1992 के अंदर, उसके अंदर 3 भाषाएं जोड़ी गई,
कोंकणी, नेपाली एंड मैती। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में हुआ, उसके अंदर बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली BDMS करके आप याद कर सकते हैं, BDMS। तो बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली, इन 4 भाषाओं को 92nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया। देखिए आप यहाँ से कैसे याद करेंगे, 21 और 71 को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी 92 आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 92 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास यही 2 चीज़ें रह गई याद करने के लिए। 1967 में पहली बार ऐड की। ठीक है, जैसे ही मान लो हरियाणा बना, पंजाब की पार्टीशन हुई 1966 के अंदर, उसके 1 साल बाद हमने क्या कर दिया, एक लैंग्वेज ऐड कर दी। कौन सी? सिंधी लैंग्वेज ऐड कर दी। ठीक है, 2003 के अंदर हमने लास्ट लैंग्वेजेस ऐड की। कितनी? 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया। उनके नेम थे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। उसके बाद है 9th शेड्यूल के अंदर जो लैंड रिफॉर्म्स से रिलेटेड और ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म किया गया, किसके अंदर? 9th शेड्यूल के अंदर। ये कब ऐड किया गया? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। देखिए 1950 में तो संविधान बन के तैयार ही हुआ और 1951 में हमने पहली अमेंडमेंट कर भी दी और उसके अंदर हमने क्या किया, 9th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया। ठीक है, अब 10th शेड्यूल के अंदर हमने क्या किया, जो MPs और MLA बार बार अपनी पार्टीज़ बदलते हैं तो उसको उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कुछ रूल्स बनाए गए। ठीक है, और उसको हमने 10th शेड्यूल के अंदर जोड़ा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। और ये कब हुआ? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1985 में हुआ था, उसके थ्रू हमने 10th शेड्यूल जोड़ा। ठीक है, और उसके बाद 11th शेड्यूल के अंदर हमने, अब 10th शेड्यूल के अंदर हमने 11th शेड्यूल के अंदर हमने क्या किया, जो पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनकी पावर और अथॉरिटी को डिफ़ाइन किया। इसके अंदर टोटल 29 मैटर्स की परमिशन दी गई पंचायत को, लेकिन इसका फाइनल डिसीजन लेने का हक किसको दिया? स्टेट को दिया, कि स्टेट के जो MLAs हैं वो खुद डिसाइड करेंगे कि इन 29 में से कितने मैटर्स के ऊपर जो पंचायत है वो अपने रिफॉर्म्स ला सकती है। और ये पंचायत को किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया देश के अंदर? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 92। इसी साल एक और अमेंडमेंट हुई, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके ज़रिए हमने म्यूनिसिपैलिटीज़ की पावर्स को, अथॉरिटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफ़ाइन किया। इसके अंदर टोटल 18 मैटर्स हैं, लेकिन सेम फिर वही स्टेट ही डिसाइड करेगी कि इनमें से कितने मैटर्स की अथॉरिटी उसने म्यूनिसिपैलिटीज़ को देनी है। अब हम आते हैं ट्रिक के ऊपर। देखिए टी का मतलब क्या है? टेरिटरी। इसके अंदर हम इंडिया के अंदर कितने स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके नाम लिखेंगे। ई एम्यूलिमेंट्स, सैलरीज आएंगी हमारे जो जितनी भी पोजीशंस हैं, दैट स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इनकी जो सैलरीज के बारे में हमने कहाँ लिखा है? 2nd शेड्यूल के अंदर। ए के अंदर अफर्मेशंस आएंगी, मतलब ओथ्स आएंगी, इनकी ही ओथ्स आएंगी। MLAs और MPs कैसे ओथ लेंगे इलेक्शन जीतने के बाद, वो लिखा गया है। और आर का मतलब राज्यसभा की, राज्यसभा के अंदर जो सीट्स की एलोकेशन है डिफरेंट स्टेट्स से कैसे कैसे होगी। ऐसा के अंदर है शेड्यूल एरियाज़, जो मेन एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारा जो सेंसिटिव एरिया है इंडिया के अंदर, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न्स लिखे गए 5th शेड्यूल में। अब कुछ ऐसे एरियाज़ भी थे जिनको और ज़्यादा प्रोविज़न्स चाहिए थे, वो हमने कहाँ लिखे? 6th शेड्यूल के अंदर लिखे। अब इनके नेम मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताए थे, आपने इनके नेम कमेंट बॉक्स के अंदर लिखने हैं। एफ के अंदर इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया, मतलब ये बताया गया कि हमने कैसे पावर्स को यूनियन एंड स्टेट के साथ डिवाइड किया। तो एफ से क्या बन गया? फेडरल। तो यहाँ पे जो ट्रिक बनेगी उसका रहेगा टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। ठीक है, तो यहाँ से हमने हाफ ट्रिक को फॉलो कर लिया। एक बार फिर से रिवाइज कर लो। T मीन्स टेरिटरी, E मीन्स इम्यूलमेंट्स, A मीन्स एफर्मेशंस, R मीन्स राज्यसभा,
S means schedule area, O means other tribal area, F means federal structure list, सॉरी फेडरल स्ट्रक्चर जिसके अंदर 3 लिस्ट को डिफाइन किया गया है। ओ के अंदर क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जो कि कितनी है इंडिया की 22 लैंग्वेजेस हैं। एल के अंदर क्या है, लैंड रिफॉर्म्स बताए गए हैं जिसके थ्रू जिम्मेदारी सिस्टम को अबिलिश कर दिया गया। डी के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन, डी का मतलब डिफेक्शन आप याद रखना, दल बदल का कानून। पी से क्या बना, पंचायत, और एम से क्या बना, म्यूनिसिपैलिटीज़। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।